नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार जी। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पे। जी नमस्कार। अभिषेक भाई, मौसम बदल रहा है, देश की राजनीति, देश में एक बड़ी बैठक हुई आज दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2 साल बाद वो बैठक हुई, लेकिन सबसे खास बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो मोदी और शाह की जोड़ी ने झाड़ फूंक कर निकाला एनडीए को। 41-42 दल इकट्ठा हुए। उस मीटिंग को मैंने भी बतौर पत्रकार कवर किया था। नेता से मैंने पूछा कौन कौन से राजनीतिक दल है, नाम बता दीजिए। तो कह रहे नहीं, हम रिलीज जारी करेंगे, उसमें नाम देख लीजिएगा। यानी उनको भी नहीं पता था कि एनडीए गठबंधन में कौन कौन नाम शामिल है। बिहार की राजनीति में भी बदलाव की बयार। उपेंद्र कुशवाहा, अब उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बदला चुका लिया, उनको विलय करने को कहा गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब फिर से कह रहे हैं कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। ये क्या मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है? बिहार में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आपको लग रहा है कि नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक बात उपेंद्र कुशवाहा की है तो उनका राजनीतिक स्पेस तो उसी दिन बहुत छोटा हो गया था जिस दिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर आ गए थे। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के फोल्ड में अपनी राजनीति करने के लिए बहुत स्पेस नहीं बचा है, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि जिस वोट बैंक को उपेंद्र कुशवाहा अपना वोट बैंक समझते थे, उसके सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे, उसी वोट बैंक से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक दौर, पुराना दौर आपको हम लोगों के होशो हवास के पहले का है, जब बिहार में रामलखन सिंह यादव यादवों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। यादवों का पोप कहते थे उन्हें, शेरे बिहार भी कहते थे। लेकिन लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ? लालू यादव यादवों के एक छत्र नेता हो गए और रामलखन सिंह यादव का चुनावी सितारा, राजनीतिक सितारा धीरे धीरे बैठने लगा। यही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समुदाय में भले ही वो रामलखन सिंह यादव जितने बड़े नहीं हो पाए, लेकिन एक सिंबल के तौर पर एक सिंबॉलिक नेता तो जरूर बन गए थे। अब वो सिंबॉलिक नेता भी नहीं रहे। दुनिया का नियम है सर, उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। अब सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी ये सच स्वीकार करना होगा और इस सच को स्वीकार करने के बाद जिस महत्वाकांक्षा के सहारे वो राजनीति कर रहे थे कि एक बार लालू यादव के बाद, यानी त्रिवेणी संघ में जो सत्ता मिली, लालू यादव को पहले मिली, फिर नीतीश कुमार को मिली, मतलब पहले यादव को मिली, फिर कुर्मी को मिली, अगला नंबर कुशवाहा का होगा, तो उन्हें लगता था कि वो नंबर उपेंद्र कुशवाहा का होगा। लेकिन वो नंबर अब चला गया सम्राट चौधरी के पास। जब सम्राट चौधरी के पास चला गया तो एनडीए के फोल्ड में अगर वो बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा की सांसदी उन्हें मिल गई, उनकी पत्नी विधायिका हो गई, बेटे बिना विधायक बने मंत्री बना दिए गए, हालांकि अब मंत्री पद पर भी संकट है। सियासत बचाने के लिए एनडीए के फोल्ड में अब उनके पास बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है। लेकिन एक दूसरा सत्य यह भी है कि उनके ज्यादातर विधायक एनडीए छोड़कर दूसरे पाले में जाना नहीं चाहते। ये भी एक सही सच बात है। अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, एक बड़ी दिलचस्प बात अभिषेक भाई, जब पहली बार उपेंद्र कुशवाहा मोदी मंत्रिमंडल को छोड़ के गए, अलग से लड़े, बाद में आए पार्लियामेंट में, तो हमने कहा, तो कह रहे नहीं, मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मैं इस तरह की गलतियां करने के लिए अभिशप्त हूं एक तरह से, मतलब इस तरह की गलतियां मैं करता रहता हूं। और जब नेता के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है संघर्ष करने के लिए, और परिवार का मसला आ जाए तो और ज्यादा जा सकता है। आपने बात करी सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बारे में एक चीज कही जा रही है, चूंकि सम्राट चौधरी को खुद लगता है बीजेपी का अपना गणित है, बिहार में आरएसएस को हम समझ रहे हैं। आपने कहा कि भैया सम्राट चौधरी कुशवाहा के एक बड़े नेता बनने के कगार पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है, कोई भी बड़ा बदलाव करने में जब उनके सामने कोई दुविधा की स्थिति होती है, उत्तर प्रदेश में वो हटाकर कल्याण सिंह को हटाकर राजनाथ को लाना चाहते थे, कल्याण सिंह अड़ गए, किसी को भी बना दो राजनाथ कबूल नहीं, तो राम प्रकाश गुप्त ढूंढ के लिए आए, जो कई बार स्टेज पे बेहोश हो जाया करते थे। मध्य प्रदेश में यही हालत हुई कि जब उमा भारती की विदाई हुई तो दिग्गज नेता शिवराज या कई एक दो नेता और थे, उस समय ये कहा गया कि नहीं, ये लोग नहीं चाहिए, तो उसके बाद वो बाबूलाल गौर को ढूंढ के लाए, ये थोड़े समय के लिए, जो क्रिकेट की भाषा में नाइट वॉचमैन कहा जाता है। क्या सम्राट चौधरी भी उसी तरह के नाइट वॉचमैन हैं? और इससे भी बड़ा सवाल कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री किसके हैं, नीतीश कुमार के हैं या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के? देखिए, एक बात तो आज की तारीख में माननी होगी कि सम्राट चौधरी का कार्यकाल कितना लंबा होगा ये मोदी शाह के सिवा हम आप सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। सत्य यही है।
लेकिन सम्राट चौधरी आज की तारीख में मोदी शाह के मुख्यमंत्री जरूर है, बिहार भाजपा के लोग उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं। और जो बिहार में बीजेपी का सोशल इक्वेशन है वो सम्राट चौधरी को पचा नहीं पा रहा है। कई बार आप विजय सिन्हा के बयानों को देखें कि वो तैयारी करते हैं किसी और सिलेबस की, अचानक उनका कोर्स बदल दिया जाता है परीक्षा के पहले, इस तरह की बातें होती है। और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बिहार भाजपा की जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से नहीं, सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब से उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी जो छवि उनकी बनाई गई है उस छवि के नेता वो है नहीं, कम से कम आज की तारीख में। सम्राट चौधरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं कि सबको साथ लेकर चले, विपक्ष को भी साथ करके चले, लेकिन सवाल यही है कि उनकी पार्टी उन्हें करने दे तब तो। ये एक बड़ा सवाल है कि पार्टी के अंदर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुसने के बाद बड़े बड़े लोगों को अपनी आत्मा को मार करके राजनीति करनी पड़ती है। वरुण गांधी जब आर्टिकल लिखते हैं बड़े बड़े अखबारों में, कितनी अच्छी बातें लिखते हैं, गरीबी पर, भूखमरी पर, शिक्षा पर, मानव विकास सूचकांक HDI पर कितनी अच्छी बातें लिखते हैं। यही वरुण गांधी जब भारतीय जनता पार्टी से पहला चुनाव लड़ रहे थे, किस तरह के बयान दिए थे और किस तरह के मुकदमे उन्होंने झेले थे अपने बयानों की वजह से, याद है ना? जब वो पहला चुनाव पीलीभीत से लड़ रहे थे 2009 में, कैसे बयान आए थे जिसका जिक्र, जिस बयान को हम दोहरा तक नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद दूसरे दल से आने वाले नेताओं की वही स्थिति होती है जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन क्रिकेटर हुआ करते थे यूसुफ योहाना। जब पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाने की बारी थी तो उन्हें लगा कि नहीं, बिना, क्योंकि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, तो धर्म विशेष का जो देश होता है उन्हें अपना धर्म परिवर्तन कराना पड़ा। और धर्म परिवर्तन जब उन्होंने किया, उसके बाद पाकिस्तान में जो असली मुसलमान क्रिकेटर थे उनसे ज्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रख ली, याद है ना? जब वो मोहम्मद यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ हो गए तो कैसे हो गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आने वाले नेताओं को उटपटांग बयान देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी इस तरह के बयान देते नहीं। ये ध्यान रखिएगा, सम्राट चौधरी के अभी तक इस तरह के बयान उन्होंने नहीं दिए हैं। हाँ, संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों को ऐसा लगता है कि इतने दिनों तक मेहनत उन लोगों ने की और जब पहली बार बिहार में सत्ता मिली तो सत्ता सीधे सीधे दूसरे दल से आए नेता के पास चली गई है। तो वो बिहार भाजपा की अपनी दिक्कत है। और आगे आपका सवाल जो कुछ होगा उस पर। नहीं, एक बात और अभिषेक भाई, अब देखिए, ये सम्राट चौधरी आपने कहा कि भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं और मूल कैडर भाजपाई से ज्यादा भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, नीतीश कुमार की अनुशंसा पे मुख्यमंत्री बन गए, राजीव रंजन सिंह ने खुल के क्रेडिट भी दे दिया नीतीश कुमार को। सम्राट चौधरी खुद ये कहते हुए नजर आए कि भैया नीतीश कुमार के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जब सरकार बनती है, दो तीन चीजें अचानक आ जाती है। ये आ जाता है कि राबड़ी देवी का आवास खाली कराया जाना, जबकि राबड़ी देवी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो विधान परिषद में विपक्ष की नेता थी और वर्तमान में भी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। ये विवाद चल ही रहा था कि अचानक सुरक्षा हटा दी गई। इस तरह के विवाद खड़ा करके कि बिहार में बड़े जानकारों का मानना है, आप भी बताइए क्या मानना है, कि क्या लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या यादवों को एग्रेसिवली अब आरजेडी के पाले में तो नहीं भेजा जा रहा है? और जिस दिन यादव पूरी तरह से आरजेडी के पाले में होंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी पूरी तरह से फिर आरजेडी के पाले में चले जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कौन कर रहा है? क्या सम्राट चौधरी कर रहे हैं, या नीतीश कुमार के इशारे पर सम्राट चौधरी कर रहे हैं, या भाजपा ही अपना दांव चल रही है जिसमें आगे जाकर वो फंसती हुई नजर आएगी? ये तीन कयासों को लेकर बहुत चर्चा चल रही है बिहार जी। देखिए, इसके दो तीन, एक सवाल में आपके दो तीन सवाल नथी हैं। पहले तो राबड़ी देवी की स्थिति की चर्चा करें या लालू परिवार की। लालू परिवार के लिए अब क्या कहा जाए? चुनाव उन्होंने कैसे लड़ा, किस दबाव में, कथित दबाव में लड़ा चुनाव, बेमन से, आप सबने देखा, हम सबने देखा। अब बंगला खाली करने का नोटिस, उनकी स्थिति तो यही है, निकाह मूवी का गाना आपने सुना होगा, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, वो स्थिति उनके लिए बनी हुई है। लेकिन जरा वैधानिक सवाल जो है, जो व्यवहारिक सवाल भी है, उस पर यदि नजर डालें तो राबड़ी देवी से बंगला खाली कराए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है और जिस तरह का विधान है हमारे यहाँ, कानून है,
संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन में, चारों सदनों में से, संसद के दोनों सदन, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, किसी भी सदन में कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता है तो कैबिनेट रैंक होल्डर है, यानी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष सुविधाएं उसे मिलेंगी, और अगर विपक्ष का मुख्य सचेतक है तो उसे राज्य मंत्री के बराबर सुविधाएं मिलेंगी। ये साफ साफ है, सर्कुलर में लिखा हुआ है। अब 10 नंबर सर्कुलर रोड का बंगला जिसमें राबड़ी देवी रह रही है, वो तो कैबिनेट रैंक का बंगला है, फिर उसे खाली कराए जाने की क्या जरूरत है? अब दिल्ली में आप देखें, दिल्ली में 1991 से एक प्रावधान है कि पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के स्पाउज, पति या पत्नी, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो कैबिनेट रैंक को जो टाइप 8 बंगला मिलता है वो उन्हें मिलता रहेगा। और इसी के तहत वीपी सिंह की पत्नी को 1 नंबर राजाजी मार्ग मिला हुआ है, सीता देवी को, और राजीव गांधी की पत्नी यानी सोनिया गांधी को, सांसद वो नहीं भी थी 99 तक, 91 से 99 के बीच वो सांसद नहीं थी, तब भी वो 10 जनपद में रहती थी। तो कहने का मतलब तो यही हुआ कि जिस ढंग से वहां आप खाली करा रहे हैं, बंगले बदल रहे हैं, यहां भी बदल सकते हैं। एक अर्थ तो ये भी निकलता है इसका। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कौन सी कानूनी प्रक्रिया आ गई या कौन सा ऐसा राबड़ी देवी को कोई बड़ा बंगला दे दिया गया जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, जिस वजह से खाली कराया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की राजनीति है। अब ये नैरेटिव सेट करने की राजनीति कैसे है? बाहर में खबर चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार और लालू यादव पड़ोसी हो गए हैं, कहीं दोनों के बीच कोई नजदीकियां न बन जाए। कहावत एक पुरानी आपने सुनी होगी संतोष जी, 4 पैर वाले को आप बांध के रख सकते हैं, 2 पैर वाले को आज तक बांध के रखा गया है। वो पड़ोस में रहे ना रहे, अगर लालू यादव और नीतीश कुमार चाह ले कि एक होना है, चाहे वो सिंगापुर में रहे लालू यादव, तब भी एक हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पड़ोस में बंगला रहे तभी एक होंगे, नहीं रहे तो एक नहीं होंगे। और दूसरी चीज की सत्ता जब बीजेपी के पास आ गई है, बिना नीतीश कुमार के भी उनके पास बहुमत है, तो वो दोनों एक भी हो जाए तो इस विधानसभा में क्या फर्क पड़ता है? एक सवाल ये भी है। लिहाजा इस तथ्य को हम नहीं मानते हैं, चाहे जितना चलने दीजिए कि पड़ोसी हो गए हैं, हटाना चाहते हैं, दोनों को दूर करना चाहते हैं कि कहीं कोई सुलह की गुंजाइश न बन जाए, ये सब बेकार की बातें हैं। असल बात इसमें यह है कि बिहार की राजनीति में आरक्षण के सवाल के साथ, राष्ट्रीय स्तर पर जो जाति जनगणना हो रही है उस सवाल के साथ जो राजनीति फिर से शुरू होनी है, उस राजनीति में ओबीसी वर्ग की, जो बिहार में तकरीबन 26-27% पॉपुलेशन है ओबीसी की, सबसे ज्यादा ईबीसी की पॉपुलेशन है, लेकिन ओबीसी की आबादी 26% के आसपास है। उस ओबीसी में नंबर 1 और नंबर 2 की संख्या वाली जो बिरादरी है, यादव और कुशवाहा, उन दोनों को यूनाइट होने का रास्ता बंद किया जाए। यूनाइट होने का रास्ता, अब उसमें एक तीसरा एंगल भी आता है रविदास वोटों का। जय भीम करने वाले और आरक्षण और संविधान बचाओ के सवाल पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली कोई दलित समुदाय है बिहार में, तो वो रविदास समाज के लोग हैं। बिहार का सबसे बड़ा दलित समुदाय माना जाता है, तकरीबन 5.25 से 5.5% आबादी है उनकी, जो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अब सवाल, अच्छा, वो वोटर एंटी भाजपा हमेशा रहता है। अब देखिए इस राजनीति को, कुशवाहा मुख्यमंत्री के शासनकाल में एक यादव समाज के सबसे बड़े चेहरे से मकान खाली कराकर और रविदास समाज के एक मंत्री को देने की बात हो रही है। इस राजनीति को समझिए, किस राजनीति में क्या है, बिहार में कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मतलब इन तीनों की एकता को बनने देने या भविष्य में तोड़ देने की जो गुंजाइश है, अगर या बन ही ना पाए, उस गुंजाइश को पैदा करने की जो परिस्थितियां हैं, वो इस बंगला की सियासत में सामने आ रही है। ये बंगला नीतीश मिश्रा को भी तो दिया जा सकता था, आप ये भी तो देखिए, वो भी मंत्री हैं बिहार सरकार के। ये बंगला बिहार सरकार के दूसरे मंत्री को भी तो दिया जा सकता था। बहुत सारे लोग मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, संजय सिंह टाइगर मंत्री बने हैं, चिराग पासवान की पार्टी से एक मंत्री बने हैं, लेकिन ये बंगला नंद किशोर राम को ही क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ से संविधान बचाओ का मुद्दा जिस समाज में सबसे ज्यादा मुखर होकर के सामने आया वो रविदास समाज था। चंद्रशेखर रावण की अपील सबसे ज्यादा भाजपा के विरोध में जिस समुदाय को खड़े कर रही है वो रविदास समाज। वैसे तो दलित विमर्श ही भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के अगेंस्ट जाता है, लेकिन उसमें भी कोई मुखरता के साथ लीड करता हुआ समुदाय है, वो यादव समाज के साथ क्लब होता है तो एक बहुत बड़ा चुनावी कॉम्बिनेशन तैयार होता है। और औरंगाबाद का लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, जो पहले चरण का लोकसभा चुनाव था, वहां से जो नैरेटिव सेट हुआ
कि यादव, रविदास और कुशवाहा तीनों एक हो गए और पहली बार बिहार का तथाकथित चित्तौड़गढ़ टूट गया था। और उसके बाद आखिरी फेज आते आते दक्षिण पश्चिम बिहार पूरा साफ हो गया। जो मैसेजिंग औरंगाबाद से हुई वो मैसेजिंग वाया पवन सिंह होते हुए वो पूरे दक्षिण पश्चिम बिहार में फैल गई और राजनीति अलग दिशा में चली गई। आपने देखा होगा सासाराम की सुरक्षित सीट, कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी हिंदुत्व के प्रचंड दौर में, मोदी शाह के दौर में रिजर्व लोकसभा सीट हार जाएगी? कोई सोच सकता था? लेकिन सासाराम की सुरक्षित सीट अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी ने हारी। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक सोशल मैसेजिंग का स्कोप ढूंढा जा रहा है, लेकिन यह सोशल मैसेजिंग का स्कोप सम्राट चौधरी पर बहुत भारी पड़ सकता है। सम्राट चौधरी पर भारी इसलिए पड़ सकता है कि जो काम उनसे कराना है करा करके विदा कर दिया जाए। आप क्रिकेट मैच हम और आप सभी देखते हैं, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को कभी कभी बॉल दिया जाता था, जमी जमाई साझेदारी को, क्या जो एस्टेब्लिश बॉलर है नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इन्हीं को बॉल दे दो कि कहीं लारा का या क्रिस गेल का या रिकी पोंटिंग का विकेट मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर उन्होंने कुछ साझेदारी तोड़ दी, विकेट ले लिया, उसके बाद उनको 30 ओवर बॉलिंग कराई जाए। आपका काम हो गया, अब आप जाइए, अगला ओवर हो सकता है पूरे दिन आपको ना मिले। ये कोशिश सम्राट चौधरी के माथे पर तो नहीं की जा रही है। ये बात सम्राट चौधरी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जी, एक बड़ी बात आपने कहा कि वाकई सम्राट चौधरी के लिए दिक्कतें तो होंगी, लेकिन जिस तरह का नीतीश कुमार मैसेजिंग दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद नीतीश कुमार का जो हाव भाव है, एक तो मानते हैं कि भाई सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, अब सरकार चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, कैसे छवि बनाएगी, ये भी जिम्मेदारी बीजेपी की है। नीतीश उस जिम्मेदारी से अलग होकर थोड़े से फ्री हो गए, लेकिन वो भी लगातार अब वो दौरे कर रहे हैं। सचिवालय भले न जा रहे हो, लेकिन उप मुख्यमंत्री के आवास पर चले जाते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि भैया कैबिनेट की बैठकों में क्या चल रहा है। और नीतीश जब तक मुख्यमंत्री रहे, कभी आवास और सिक्योरिटी इन जब चीजों को लेकर लालू यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं उससे लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आएगी। अब सीधे सीधे इस पूरे मामले में नीतीश कुमार, चूंकि वो देख रहे हैं कि कई एजेंडे बीच में, अधिकारियों की तैनाती, एसपी डीएम की तैनाती, आरएसएस के जो जो वहां के प्रचारक है उनका मुख्यमंत्री कार्यालय जाना, संघ से जुड़े लोगों का मुख्यमंत्री आवास चले जाना, ये कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं असहज जो है वो जरूर नीतीश कुमार को कर रही है। उनके बेटे की जिस तरह से छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, और हमेशा राजनीति में कोई चूकता नहीं है। अगर कुशवाहा भले ही आज समाप्ति के दौर में हो, लेकिन अगर वो ये कहते हुए मैदान में उतर जाते हैं कि भैया नीतीश के बाद निशांत कोई नेता बनना चाहिए जो नीतीश को सूट करेगा, लालू को भी कहीं ना कहीं फिलहाल कुछ समय के लिए सूट करेगा, इस पूरे मामले में नीतीश कुमार कहां खड़े हैं और उनके पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे। और इसमें एक चीज और, फिर मैं कहूंगा कई सवालों को जोड़ देता हूं, कोई भी विपक्षी गठबंधन मोदी को तब तक हराने की हालत में नहीं होगा जब तक बिहार से कोई ऐसा राजनीतिक दल उनके साथ ना जुड़े जिनके पास 10, 12, 15 सांसदों की हैसियत ना हो। इन सबको जोड़कर नीतीश कुमार अब क्या सोच? देखिए, नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा उम्मीद कम से कम मुझे तो नहीं है। कारण यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई फ्यूचर लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई है। निशांत को खड़ा करने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी पार्टी में भी एका नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते, रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर नहीं हो सकते। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। निशांत में अगर हम नीतीश कुमार की छवि देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि गलत बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव और सुशील मोदी बिहार के सबसे बड़े नेता थे। आप कह सकते हैं कि ये लीडर थे, पॉलिटिकल क्लास था बिहार का। आज की तारीख में दूसरा नीतीश कुमार जेडीयू से कोई खड़ा हो जाए, आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद सुशील मोदी के बराबर हो गया है। ये दोनों दो बातें हैं। सुशील मोदी सीएम नहीं बन पाए, लेकिन उनके बराबर हो गया है नहीं कह सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कहें कि देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हो गए, ज्योति बसु की पोलित ब्यूरो ने उन्हें नहीं बनने दिया, तो देवेगौड़ा ज्योति बसु से बड़े नेता हो गए। ये संभव नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि ज्योति बसु इस देश के बड़े नेता थे। बिहार अभी लीडरलेस है, और इस लीडरलेस बिहार में दो तीन चीजें दिखाई दे रही है। पहला यह कि लालू यादव का दौर बीत चुका,
तेजस्वी यादव का कोर वोटर उनसे निराश हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में कोई उम्मीद नहीं दिखती और सम्राट चौधरी के पास एक खुला मैदान है कि वो अपनी जगह बना सके। जगह बनाने के लिए सम्राट चौधरी क्या कोशिश कर रहे हैं अगले 3-4 महीने में पता चल जाएगा। अभी तो 1-1.5 महीना हुआ है। अभी देखते जाइए कि सम्राट चौधरी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस कितना बना सकते हैं। 2001 में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था। उन्हें लगता था कि ये दिल्ली से थोप दिए गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने लिए जगह बनाई। शिवराज सिंह चौहान भी जब बनाए गए थे तब भी उन्हें कोई बहुत सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं था। शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से गए थे भोपाल विधायक दल के चुनाव में भाग लेने के लिए। उन्हें भी बहुत कोई सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन अब वो दोनों बड़े नेता हो गए। शिवराज सिंह चौहान भी बड़े नेता हो गए, नरेंद्र मोदी भी बड़े नेता हो गए। बहुत ज्यादा ढोल पीट कर तो भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को ही सीएम बनाया था, या वसुंधरा राजे को सीएम, या उमा भारती को बनाया था। सम्राट चौधरी आने वाले वक्त में सर्व समाज के कितने बड़े नेता साबित होते हैं, ये बड़ी चुनौती उनके पास है। और अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक चीज मैं प्लस पॉइंट देख रहा हूं सम्राट चौधरी में, एक भी उन्होंने कम से कम सांप्रदायिक बयान नहीं दिया है। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ने अगर अपनी छवि सर्व समाज के नेता की तरह विकसित कर ली, हर धर्म हर संप्रदाय के बीच में स्वीकार्य चेहरे के तौर पर विकसित कर ली, जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी या भैरव सिंह शेखावत ने भाजपा में विकसित की थी अपनी छवि, वो छवि अगर उन्होंने विकसित कर ली तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्राट चौधरी को हटा पाना मुश्किल होगा। लेकिन सम्राट चौधरी अगर दिल्ली के इशारे के यसमैन बनकर रह गए तो जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, वही तेंदुलकर और सहवाग से जैसे ओवर कराया जाता है, उस तरह से सम्राट चौधरी से भाजपा निजात पा सकती है। अभी देखिए 2-3 चीजें इसमें और दिखाई दे रही है। पहला, ये बंगला खाली कराए जाने के मुद्दे पर यादव समाज का एग्रेशन कितना है। अगर यादव समाज बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ सामने आता है, तब तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन यादव समाज ने अगर एग्रेशन को दबा लिया बिहार में, सोशल मीडिया से लेकर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी एग्रेशन होता है उसे अगर दबा लिया, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का थिंक टैंक ये सोचना शुरू करेगा कि नहीं, बिहार के यादवों पर जो आरोप लगता है कि वो आक्रामक अंदाज से दूसरे समाज के वोटर को बहका देते हैं, वो माहौल बदल रहा है। और क्यों न इस बदले हुए माहौल में बिहार के सबसे बड़े समुदाय से मुख्यमंत्री दे करके उस समुदाय के वोट को अपने पाले में खींचा जाए। मसलन नित्यानंद राय की लॉटरी लग सकती है। तो ये अभी कह सकते हैं जैसे होता है ना कि केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में लैब में टेस्ट किया जाता है, कैटलिस्ट वगैरह डाल करके, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल करके केमिकल रिएक्शन को आपने देखा होगा हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 के दौर में, आपने देखा होगा कि कैसे लैब में, स्कूल के लैब में चेक किया जाता है। तो वो ये पॉलिटिकल लैब में चेक किया जा रहा है कि बिहार के सोशल अरिथमेटिक में किस तरह से सम्राट चौधरी कारगर हो सकते हैं, या सम्राट चौधरी की जगह संघ अपनी पृष्ठभूमि का कोई दूसरा पिछड़े वर्ग का नेता सामने ला सकता है, मसलन यादव नेता। तो ये वक्त सम्राट चौधरी के लिए ये देखने का है कि क्या वाकई बंगला विवाद को हवा दी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी को दिल्ली ने मुख्यमंत्री बनाया था, 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सुननी बंद कर दी थी। सही, लेकिन यहाँ एक बात है, आपने कहा कि हटाया जा सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी भाजपा ही नहीं है। जैसे विजय सिन्हा अपमान का घूंट पीकर रह गए और उनको एक मीठी गोली दे दी, प्रधानमंत्री ने भी बुला के मीठी गोली दे दी कि धैर्य रखिए, बने रहिए, इस तरह जो आमतौर पर भाजपा और संघ देते हैं। लेकिन हमने देखा कांग्रेस से आने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, चिट्ठी लिख दी उन्होंने अमित शाह को। अब मजबूरी में अमित शाह को आनन फानन में हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। बिहार की राजनीति में तो सम्राट चौधरी के पास विकल्प है आज की तारीख में भी, जो भी उनके पास थोड़े बहुत हो। हालांकि केंद्र भले ही मोदी की सरकार है, राज्यपाल बीजेपी का है, लेकिन उनके पास एक विकल्प तो है कि अगर यहां से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो फिर वही नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सबको साथ लेकर वो एक नए वैकल्पिक राजनीति की वो शुरुआत कर दे, एक नई तरह की परंपरा की शुरुआत कर दे। वो विकल्प तो सम्राट चौधरी के पास हमेशा बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही वो कि क्या राजनीतिक मौसम बिहार का ही नहीं बल्कि इस देश का भी राजनीतिक मौसम कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, देश का राजनीतिक मौसम बदलने की जो बात आप कह रहे हैं ना,
देश का राजनीतिक मौसम आज की तारीख में जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का रवैया है उसे देख करके हम नहीं कह सकते कि बहुत बदल रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इतिहास में चले जाए तो एनसीईआरटी की किताब पढ़े या विपिन चंद्रा पढ़े या कोई भी किताब पढ़े, सुमित सरकार पढ़े, हम तो इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, थोड़ा बहुत रुचि से पढ़ लेते हैं। आजादी के पहले कांग्रेस को 3 कालखंड में रखते हैं। 1885 से 1905 का काल निवेदन प्रतिवेदन का काल कहते हैं, दादा भाई नौरोजी युग कहा जाता है। फिर 1906 से 1919 का काल तिलक युग कहा जाता है और 1920 से 1947 का काल गांधी युग कहते हैं। आज की कांग्रेस जो इंडिया अलायंस की बैठक 2022-23 से ही चल रही है, वो देख करके यही लग रहा है कि ये निवेदन प्रतिवेदन वाले नौरोजी युग में जी रही है। कांग्रेस पार्टी आज क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है? तमाम आलोचना हम लोग सरकार की करते हैं, सरकार में जो बैठा हुआ है हम आलोचनात्मक समीक्षा के लिए बैठे हुए हैं, सरकार में जो बैठा हुआ है उसकी हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक उंगली तो विपक्ष पर उठती है। अगर इन लोगों ने नीतीश कुमार को जाने नहीं दिया होता, अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गिर रहा था, नीतीश कुमार की अगर मान लीजिए इन लोगों के शब्दों में ही माने, इन्हीं लोगों की बात माने, इंडिया अलायंस वालों की कुछ बाल सुलभ जिद थी, निजी बातचीत में कहते हैं लोग, अगर आप लोग मान लेते, चुनाव जीत लेते, उसके बाद आप जो करते। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया था, उसमें ममता बनर्जी भी थी, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे। नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस छोड़ के गए थे तो उसमें ये सारे नाम पहले आते हैं, नहीं तो वो आदमी इतनी मेहनत तो कर रहा था। नीतीश कुमार नवीन पटनायक तक से मिलने गए थे, केसीआर भी पटना आकर नीतीश कुमार से मिल रहे थे, लेकिन इंडिया अलायंस ने वहां चूक की। 2024 में जब नतीजा आया तो हम और आप तो साथ ही बैठे हुए थे ना, जिस वक्त गतिविधियां चल रही थी, सीएम हाउस से सम्राट चौधरी वापस चले गए थे बिना मिले नीतीश कुमार से, और खबरें आ रही थी कि इंतजार किया जा रहा है कि कहीं इंडिया गठबंधन वाले फिर कोई न्योता तो नहीं देंगे। उस वक्त भी आपने कोशिशें नहीं की थी। तो इंडिया गठबंधन आज की तारीख में देखें तो दिशाहीन नजर आ रहा है। गठबंधन के अंदर गठबंधन कम लठबंधन नजर आ रहा है। आप आखिर क्यों आज बैठक हो रही है? ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की जरूरत महसूस की, बैठक हो गई। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच रार होगी, सीटों को लेकर, एडजस्टमेंट को लेकर, कैंडिडेट को लेकर, प्रचार को लेकर, प्रबंधन को लेकर, हर नैरेटिव को लेकर फिर इस रार की गुंजाइश बनी हुई है। सवाल यह है कि गठबंधन चलता है, भाई गठबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए ना, रामो वामो, लाल झंडा और भगवा झंडा दोनों एक साथ थे वीपी सिंह के साथ। एक तरफ लाल सलाम भी हो रहा था, रामो वामो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे स्ट्रेटेजिक अलायंस में, भाजपा और सीपीएम। कोई सोच सकता था, लेकिन वो गठबंधन चुनाव तक तो रहा, चुनाव में स्पष्ट बहुमत तो लाया, 290 के करीब सीटें जीत करके राजीव गांधी को हटाया। आज की तारीख में छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग बताइए। बंगाल की पार्टी ममता बनर्जी की, उसको दिक्कत बिहार में नीतीश कुमार से, दिल्ली की पार्टी अरविंद केजरीवाल की, उसको दिक्कत कहा जाता है नीतीश कुमार की पार्टी से। कांग्रेस के कुछ नेताओं को दिक्कत की नीतीश कुमार आज संयोजक मांग रहे हैं, कल प्रधानमंत्री पद मांग लेंगे। ये स्थितियां बनाई जा रही थी। तो इस स्थिति में गठबंधन चलता नहीं है, सब कुछ गंवा के आप होश में आने की बात कर रहे हैं। आज बैठक आप कब कर रहे हैं? जब एक तरफ दिल्ली में बैठक हो रही है, दूसरी तरफ टीएमसी टूटने के कगार पर है। 14 सांसद बैठे हुए हैं भूपेंद्र यादव के साथ, पता होगा आज आपको आज का घटनाक्रम जो है, 14 सांसद टीएमसी के बैठे हुए हैं भूपेंद्र यादव के साथ। तो इस तरह से गठबंधन नहीं होता है कि जो लुटने पिटने पर आया उसे गठबंधन धर्म की याद आ रही है। गठबंधन चलता है परस्पर विश्वास के साथ। इंडिया गठबंधन से आप बहुत ज्यादा उम्मीद कम से कम आज की तारीख में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक बात जरूर है कि जनता के भीतर सरकार को लेकर गुस्सा है, ढहती हुई अर्थव्यवस्था से, बेरोजगारी से, किसानों की स्थिति से, सामाजिक न्याय के मुद्दे से, महंगाई से, हर जगह जनता के बीच में सरकार को लेकर गुस्सा है। एक नेशनल नैरेटिव बनाने का काम तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी कहाँ नेशनल नैरेटिव बना पा रही है? कहीं बना पा रही हो तो आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी नेशनल नैरेटिव कहीं सड़क पर बना पा रही है लोगों के बीच में? नहीं, एक बात आपने बिल्कुल सही कही अभिषेक भाई कि लोगों में गुस्सा तो है,
लेकिन उस गुस्से को आपको मटेरियलाइज करना पड़ेगा। बूथ तक तो आपके कार्यकर्ता लेके जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक रवैया रहता है कि यार जनता त्रस्त हो जाएगी तो अपने आप हमें सत्ता देगी। वैसे एक दिलचस्प बात बता देता हूं अपने दर्शकों को चलते चलते, कि शायद इस देश की राजनीति में अब तक जो ना हुआ वैसा भी कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सत्ता बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। गुजरात में किस तरह से हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, इन सबका एक आंदोलन खड़ा किया गया। आप ममता बनर्जी की पार्टी की बात कर रहे हैं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, और इस बार गुलाम नबी आजाद टाइप का कोई इकलौता नेता नहीं जाएगा। दो बड़े दिग्गज नेता तैयार हो चुके हैं। अब सांसदों से बातचीत की एक प्रक्रिया शुरू होनी है। सांसद भी लगभग 1 दर्जन के लगभग तैयार है, लेकिन चूंकि 98 सांसदों की संख्या कांग्रेस पार्टी की आज की है, तो उसमें 2/3 तो पूरे नहीं होंगे। तो वहां पे फिर स्पीकर साहब, बिरला साहब अपने हैं, तो कई तरह के खेल हो सकते हैं, वो तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम फिलहाल इंडिया गठबंधन से उतनी उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है। और बदलाव की ये बयान, सिर्फ आखिरी सवाल संक्षेप में, कि कभी भी अगर बदलाव की ये बयान शुरू होगी तो क्या उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो पाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार के थ्रू हो, चाहे वो लालू यादव, तेजस्वी यादव के थ्रू हो? क्या कोई जी महत्वपूर्ण भूमिका, जब मैं महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर रहा हूं तो फिर 10-15 सांसद, भाई 40 में से 10-15-20 सांसद तो बदलाव की बयान के साथ शुरू हो, क्या इस तरह की संभावना आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नजर आ रही? देखिए, बिहार से तो अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी ही आ सकती है। राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश के मामले में गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने रहते हुए दिशाहीन बनी हुई है। लिहाजा एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद नहीं है। पार्टी चलती है नेतृत्व, और उसके साथ नेतृत्व क्षमता के साथ साथ आपको पार्टी की एक स्पष्ट दिशा और नीति से। तो बिहार में वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, पहली बात। कोई बीच में आ जाए, जैसे आप देखिए 84 का चुनाव हुआ, 400 सीटें कांग्रेस ने जीती, तमाम बड़े नेता हार गए चुनाव। चंद्रशेखर हार गए, वाजपेयी हार गए, सोमनाथ चटर्जी हार गए, जॉर्ज फर्नांडिस सब हार गए। लोगों को लगा कि अब अगले 10-20 साल तक कांग्रेस पार्टी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। वो यही माहौल था देश में। लेकिन एक आदमी कांग्रेस के फोल्ड से ही निकला और वो पूरे देश पर छा गया, और जितने हारे हुए लोग थे सब उसके साथ साथ पालकी ढोने के लिए तैयार हो गए। जनता पार्टी, लोक दल, भाजपा, सीपीएम सब तैयार हो गए, डीएमके सब तैयार हो गए पालकी ढोने के लिए। वो स्थिति आज की तारीख में विपक्ष के अंदर से कोई बड़ा लीडर खड़ा हो जाए इस तरह से, जिसके पीछे देश की जनता खड़ी हो जाए, ये गुंजाइश तो डेमोक्रेसी में हमेशा बनी रहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नैरेटिव बने और कोई वीपी सिंह खड़ा हो जाए। आज की तारीख में तो भाई कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि सबसे पहले गठबंधन चलाने के लिए एक हरकिशन सिंह सुरजीत तो तलाश ले। ये गठबंधन क्यों बिखरा 2023 के बाद? इंडिया गठबंधन बनने के साथ क्यों बिखरा? इसलिए बिखरा कि इसके पास एक सुरजीत की कमी है। अब ये सुरजीत साहब की कमी कहां से पूरी करेंगे ये लोग देखें, क्योंकि इस गठबंधन इन लोगों से चल नहीं पा रहा है। न तो राहुल गांधी से, ना खड़गे जी से, किसी से अलायंस चल नहीं पा रहा है। और बिहार से जो उम्मीद आप कर रहे हैं, देखिए बिहार में भी वैक्यूम है, राष्ट्रीय स्तर पर भी वैक्यूम है। तो क्या राष्ट्रीय वैक्यूम के सहारे बिहार का वैक्यूम भरा जाएगा, या बिहार के वैक्यूम के सहारे राष्ट्रीय स्तर का वैक्यूम भरा जाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 2 नेता तो ये मान के चल रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके अंदर से ये बात आ रही है कि हरकिशन सिंह सुरजीत की भूमिका हमें नीतीश कुमार को ही देनी चाहिए। ये मेरे पास है अब वो कि समय भी नीतीश बीत कुमार गया। को क्या दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, या नीतीश कुमार अब उस भूमिका में आ सकते हैं हरकिशन सिंह सुरजीत टाइप के? अब नीतीश कुमार का न तो स्वास्थ्य उस तरह का है, और न ही नीतीश कुमार में उस तरह की क्षमताएं बची है। नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल क्लाउड था वो बिहार की सत्ता के सहारे था। सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है। अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, सत्ता, स्वास्थ्य, सारी चीजों को देखें तो ममता बनर्जी तो नीतीश कुमार से ज्यादा ठीक है। लेकिन क्या ममता बनर्जी गठबंधन को एक कर सकती है? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकती है। तो नीतीश कुमार के केस को बहुत ज्यादा आप वो नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार अब जाकर के अलायंस को एकजुट कर लेंगे। पहले अपनी पार्टी तो ठीक कर ले, बचा ले। ये चुनौती उनके सामने ज्यादा बड़ी है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा अभिषेक भाई कि पार्टी बचाने की चुनौती बड़ी है। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव, तमाम लोग, इंडिया गठबंधन, लेकिन लड़ाई मोदी और शाह की जोड़ी से। और ऐसे माहौल में जब अगले 6 महीने, बल्कि मैं मोदी सीधे शाह सीधे की कहूं, जोड़ी से नहीं है हाँ, संतोष जी, यही गलतफहमी है पूरे विपक्ष के अंदर कि मोदी शाह की जोड़ी से है। दिक्कत यह है कि मोदी शाह की जोड़ी इसलिए मैदान में टिकी हुई है
क्योंकि उसके सामने से कोई स्पष्ट नीति और दिशा के साथ कोई आ नहीं रहा है, कोई बहुत ताकतवर जोड़ी नहीं है। जब विकल्पहीनता का अभाव उनके सामने से हो जाएगा तो जो विकल्पहीनता बैठा का है, हुआ बैठा रहेगा। वो जो टीना फैक्टर है वो फैक्टर है। और बस सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगले 3 महीने का एक प्लान बीजेपी के पास तैयार है, किसको तोड़ना है, किसको फोड़ना है। मानसून सत्र से पहले एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो कामयाब बना चुके हैं, और शीतकालीन सत्र से पहले एक और बड़ा ऑपरेशन कामयाब बनाना है। अब नीतीश कुमार बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी तो अपनी पार्टी नहीं बचा पाई, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, इसके लिए हमें अब इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये